तो इनमें क्या है, वातरंध्र का संबंध पौधे से है। यह किस पौधे में पाया जाता है? वातरंध्र का संबंध पौधे से, यह किस पौधे में पाया जाता है? शीशम। शीशम। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? विटामिन के। विटामिन के। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कवास को रोग किस कमी के कारण होता है? कवास को रोग किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन। प्रोटीन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में वायु प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन कारक हैं? वायु प्रदूषण के इनमें से कौन कारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, लंबित कणीय द्रव, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कारक है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। 78%। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, वायु है एक मिश्रण। वायु एक मिश्रण। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी होती है? विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। आर्गन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, जल का वाष्प में बदलना निम्न परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में है, निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? इनमें से कौन जीवन का भौतिक आधार है? तो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्न में से किसने कहा कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? किसने कहा कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिका की उत्पत्ति होती है? विर्कोव ने। विर्कोव। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, कोशिका भित्ति का भाव होता है। कोशिका भित्ति का भाव होता है मनुष्य के तंत्रिका तंत्रिकी कोशिकाओं में। मनुष्य के तंत्रिका तंत्रिकी कोशिकाओं में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियां पाई जाती हैं। बड़े आकार की धानियां पाई जाती है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, सूक्ष्म जीव किस पर्यावरण परिस्थिति में रह सकते हैं? सूक्ष्म जीव किस पर्यावरण परिस्थिति में रह सकते हैं? तो अंतः परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी के रूप में, समुद्रों में, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में। अब अगला देखते हैं, तो ये अगले में क्या है, यीस्ट होता है। यीस्ट होता है एक कोश के जीव, मृत कोशिका, उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव होता है। इनमें से सूक्ष्म जीव होता है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, विरोयन पाया जाता है। विरोयन पाया जाता है विषाणुओं में। विषाणुओं में। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो भोजन पकाने में, बिजली जलाने में, पानी गर्म करने में, उपरोक्त सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, मनुष्य को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका अधिकांश भाग वे प्राप्त करते हैं। मनुष्य को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका अधिकांश भाग वे प्राप्त करते हैं ईंधन से, विद्युत से, उपरोक्त दोनों से। उपरोक्त दोनों से। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के क्रोड में संचलित है? इनमें से कौन पृथ्वी के क्रोड में संचलित है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्न में से किसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है? इनमें से किसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है? तो ऊर्जा। ऊर्जा को। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं? इनमें से कौन ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं? तो पानी, ज्वार भाटा, पवन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ऊर्जा स्रोत के उदाहरण। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली औषधि है। संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली औषधि कौन सी है? सल्फावियाजोल। सल्फावियाजोल। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगले में निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है? इनमें से एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है एस्पिरिन। एस्पिरिन। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, रेबीज की उस्मान अवधि हो सकती है। रेबीज की उस्मान अवधि हो सकती है 10 दिन से 365 दिनों तक। 10 दिन से 365 दिनों तक। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है, तो इसमें क्या है, सालबुटामोल नामक दवा किसके उपचार के लिए उपयुक्त है? सालबुटामोल नामक दवा किसके उपचार के लिए उपयुक्त है? दमा। दमा। अब अगला देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है? इनमें से कौन एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है? तो डिगोजीन। डिगोजीन। अब अगला देखते हैं,